हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हमने जो आपके टेस्ट सीरीज चला रखी है आपके यूट्यूब पर, जिसमें हम एक दिन हिंदी, एक दिन उत्तराखंड और एक दिन जीएस लेकर के आते हैं और बहुत जल्दी हम इसमें रीजनिंग भी लेकर के आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इसमें आपका कंप्लीट हम कोर्स इसके थ्रू भी करवा देते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज जो पेड चल रही है 100 नंबर की, वो हमारे ऐप एसएस स्टडी पर चल रही है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों के ही लिंक पड़े हैं, ऐप का भी और इसका भी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका उत्तराखंड का पेपर है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। तो इसमें शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन ने गणदेव सेवा संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? श्रीदेव सुमन द्वारा जो गणदेव सेवा संघ बनाया गया था आपके दिल्ली में, उसका मूल उद्देश्य था उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिलाना। तो उसी के लिए ये आपका शुरू किया गया था। तो आपका इसका सही आंसर होगा पृथक राज्य की मांग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में सम्मिलित करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? उधम सिंह नगर जो कि उत्तराखंड की तराई में स्थित है, आपको पता है जिस समय उत्तराखंड राज्य गठन की बात हो रही थी तो उस समय केवल 8 पर्वतीय जिलों को लेकर के उत्तराखंड के नए राज्य को गठन करने की बात की जा रही थी। परंतु बाद में यह रियलाइज किया गया कि जो नवगठित उत्तराखंड है, क्या वह अपने आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण है? क्योंकि हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास ना ही खनिज संसाधन थे, ना ही हमारे पास इतना अच्छा आपका व्यापार व्यवसाय के लिए इस क्षेत्र में जो हमारी सर्विस सेक्टर है वो इतना डेवलप था। इस वजह से हमने ये देखा कि उत्तराखंड अगर हम बना भी दें तो इसमें आपका आर्थिक बोझ के तले ये दब जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा संसाधन हो जिससे ये अपनी व्यवस्था चला सके। तो कृषि क्षेत्र में कम से कम आत्मनिर्भर हो, इसके लिए आपका उत्तराखंड में, क्योंकि पर्वतीय कृषि तो इतनी आपके इफेक्टिव है नहीं कि उससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों के पेट भरने योग्य भोजन भी उगा लिया जाए साल भर का। तो उधम सिंह नगर को इसमें सम्मिलित किए जाने की वजह यही थी। तो उधम सिंह नगर को इसमें सम्मिलित किया जाने का जो सुझाव दिया था वो जॉर्ज कमेटी ने दिया था। उसके बाद पुनर्गठन आयोग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और जो नैनीताल का तराई वाला क्षेत्र था उस समय उधम सिंह नगर जिसे हम बोल रहे हैं, 1995 में एक जिला बना करके इसे उत्तराखंड में सम्मिलित करने का सुझाव एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज कमेटी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया? उत्तराखंड में जो देवभूमि शब्द है वो आपका ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद हमारे भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं या हमारे जो भी उत्तराखंड जो भी देश के ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के बाद इस पर ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए और सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों में वैदिक काल समाप्त हो जाता है, इसीलिए हम उन्हें वेदांत बोलते हैं। उसके बाद चाहे वो महाकाव्य हो दोनों, चाहे पुराण हो या स्मृतियां हो या लौकिक साहित्य लिखा जाना उसके बाद शुरू हुआ। तो सबसे पहले इन्हीं की रचना हुई थी। पहले मौखिक हुई थी, बाद में सूत्र जो आपका सूत्र काल है उसमें इन्हें आपका लिखित कर दिया गया संहिताबद्ध। तो ऋग्वेद में आपका उत्तराखंड के लिए सबसे पहले बार देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ? कुमाऊं परिषद जो आपका उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाई गई एक महत्वपूर्ण संस्था थी। आपको पता है अल्मोड़ा अखबार ने 1908 के अंक में ये लिखा था कि कुमाऊं के लोगों को संगठित करने के लिए एक मंच होना चाहिए जिसके नीचे रह करके या जिस मंच के तले रह करके हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो उसी के बाद आपका कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और इस कुमाऊं परिषद ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम बल्कि उस समय हमारे यहाँ जो सामाजिक समस्याएं थी उनका निराकरण करने के लिए भी जबरदस्त पैरवी करी। चाहे वो आपका कुली बेगार प्रथा हो, चाहे वन आंदोलन हो, चाहे आपका निम्न जातीय आंदोलन हो डोलापाल की आदि, चाहे आपका नायक सुधार हो, इस क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और बाद में 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। तो विलय ही पूछ रहा है, विलय का वर्ष आपका 1926 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिजों की बहुलता है? उत्तराखंड में जो आपके हिमालयी क्षेत्र हैं इसमें जो खनिज पाए जाते हैं, यहाँ की जो चट्टाने हैं, जो आपके हिमालय की भूगर्भिक चट्टाने हैं, उन चट्टानों में आग्नेय चट्टाने नहीं है। आग्नेय चट्टानों में ही आपके सारे के सारे जो आपके धात्विक खनिज हैं वो वहीं पाए जाते हैं। जैसा भारत का दक्कन का प्रायद्वीपीय भारत जो है या दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें, क्योंकि वहाँ का जो गोंडवाना लैंड है उसका अधिकतर जो धारवाड़ चट्टाने हैं, कोयला है,
समझ गए। और उसके अलावा धात्विक खनिज है वो सब वहां पाए जाते हैं। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में पेट्रोलियम आपको पता है या तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में है, या फिर आपके गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में है, या मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में है, या आपका कावेरी जो गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन जिन्हें बोलते हैं, उसमें पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो उत्तराखंड में जितने भी खनिज पाए जा रहे हैं वो धात्विक नहीं है, अधात्विक है। जैसे आपका यहाँ आपका सेल खड़ी मिल जाती है, चूना पत्थर मिल जाता है, गंधक मिल जाता है, मैग्नेसाइट मिल जाता है। सारे के सारे जो खनिज हैं वो सब आपके अधात्विक हैं। धात्विक खनिजों के निक्षेप हैं भी, जैसे कहीं कहीं पर लोहा पाया जाता है जैसे, या तांबा पाया जाता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं कि उसका शोधन करके हम उसमें से उस अयस्क से अच्छा आपका उसका जो मूल पदार्थ है वो प्राप्त कर ले। तो वो नगण्य ही है, ज्यादातर हमारे यहाँ अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के क्रम में पर्वत चोटियों का सही क्रम होगा। ऊंचाई के क्रम में पर्वत चोटियों का सही क्रम आपको पता है, सबसे ऊपर तो नंदा देवी है, इनमें से नंदा देवी के बाद माणा है, माणा के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ऊंचा है चौखंबा से, तो ये वाला आपका सही आंसर होगा, डी, डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने का सबसे बड़ा कारण है। ग्लेशियर फटना मतलब जिससे आपके उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं हुई, जैसे आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर फटने से 2013 में बाढ़ आ गई, 2022 आपके फरवरी में आपको पता है जो तपोवन जल विद्युत परियोजना में बाढ़ आने के कारण मजदूर बह गए थे, 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी आपका ऊपर ग्लेशियर ही फटा था ऋषि गंगा में। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो ऊपर ग्लेशियर फट रहे हैं उसकी वजह है हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, और तेजी से पिघलते किसकी वजह से है? गर्मी की वजह से, बढ़ता हुआ तापक्रम। तेजी से आपका क्या हो रहा है? तापक्रम बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, जिससे आपका हिमालय की जो बर्फ है वो तेजी से पिघलती है और अपने साथ बहुत सारा जो मलबा है उसे लेकर के आ जाती है, ग्लेशियरों के बहुत बड़े आगे के हिस्से को सरका करके नीचे को ले आती है, तेजी से पिघला करके बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर जो आपका ग्लेशियर फटने की मुख्य वजह है वो आपका क्या है? बढ़ता हुआ तापक्रम। हिमालय वैसे भी ओवरऑल संसार में हिमालयी ग्लेशियर सबसे तेजी से भी पिघलते हुए ग्लेशियर हैं, इनका क्रम तेजी से पिघलने में सबसे पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीएस में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अंटार्कटिका हो, आर्कटिक हो, ग्रीनलैंड हो, या आपका अलास्का हो, या एंडीज पर्वतमाला हो, जहां जहां दुनिया भर में ग्लेशियर हैं, या आपका साइबेरिया हो, वहां के ग्लेशियरों में ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया के जो हिमालयी ग्लेशियर हैं वो सबसे तेजी से पिघल रहे हैं। और तेजी से पिघलने की वजह भी है क्योंकि इसके नीचे भारत उपमहाद्वीप में आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं, उत्तर में चीन बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। तो सारी की सारी जो आपके कार्बन उत्सर्जन की क्रियाएं हो रही हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो जंगलों का विनाश हो, जो भी चीजें हो रही हैं इस क्षेत्र में बहुत तीव्र हैं, क्योंकि लगभग संसार की 45 से 50% जनसंख्या हिमालय के दोनों ओर रहती है, और उसी के कारण हिमालय पर दबाव बहुत ज्यादा है, इसी के कारण हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की गति सबसे तीव्र है। तो तापक्रम इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तराई भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु अगर हम पूरे दुनिया को जलवायु के हिसाब से बांटे तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण का मतलब ये कटिबंध साल भर गर्म रहेगा, यहां से लेकर के लगभग आपका 45 से 46 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यानी कि 6 महीने, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो गर्म हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो ये गर्म होगा, ये ठंडा होगा, अपोजिट चलता रहेगा। और जो आपका इससे ऊपर के ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमेशा आपका ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध बोलते हैं। मूल रूप से 3 ही कटिबंध है, ठीक है, परंतु कुछ कटिबंध ऐसे भी हैं जहां गर्मियां थोड़ा लंबी होती हैं, सर्दियां थोड़ा छोटी होती हैं। कहीं पर सर्दियां थोड़ा लंबी होती हैं, गर्मियां थोड़ी छोटी होती हैं। कहीं पर बसंत केवल गर्मियों के नाम पर बसंत होता है, गर्मियां आती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो तराई वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला तो शीतोष्ण में है, यानी कि 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी, लेकिन जो तराई वाला क्षेत्र है वो गर्म ज्यादा समय रहता है, ठंडा कुछ ही समय के लिए होता है। 9 महीने के लगभग वहां जलवायु गर्म रहती है, केवल 2-3 महीने ही ऐसे होते हैं जहां जब जलवायु ठंडी होती है। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। अगर आप उत्तराखंड के वनों में भी पढ़ोगे तो सबसे पहले जो वन पढ़ोगे 8 वनों के प्रकारों में, सबसे पहले वन में लिखा होगा उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय तराई के वन है। तो तराई का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य हैं? उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति 2013 की आपदा के बाद आपके आपदा से जो कारण है या उनसे कैसे बचा जाए इस पर सुझाव देने के लिए, आपदा प्रबंधन करने के लिए सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी है, जिसमें आपके टोटल 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यीय उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है उत्तराखंड में? ये जो नदियां दी हैं, अगर हम उत्तराखंड का मैप देखें, इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक नदी दी है काली नदी। ये काली नदी कहाँ की ओर बह रही है? दक्षिण की तरफ। उसके बाद कौन दिया है? पूर्वी रामगंगा, यहाँ से निकलती है, ये भी दक्षिण की तरफ बहती है। उसके बाद कौन दिया है? पनार। पनार सरयू की सहायक है ये। और यहाँ जो रामगंगा पूर्व है, रामगंगा पूर्व है, उससे पहले पहले आपका 1 किलोमीटर पहले आपका पनार नदी मिलती है। तो पनार देखो कहाँ की ओर? उत्तर की ओर बह रही है पनार नदी। बाकी ये कोसी नदी है, ये भी दक्षिण की तरफ बहेगी। ये सब दक्षिण वाहिनी है। इसमें से मात्र परान एक ऐसी नदी है जो कहाँ की ओर बह रही है? उत्तर दिशा में, और सरयू में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील के तट पर लक्ष्मण मंदिर स्थित है? सतोपंत, हेमकुंड, होमकुंड और सहस्त्रताल। आपको पता है जो हेमकुंड साहिब है चमोली में, सिखों का गुरुद्वारा, जहां पर आपके सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पिछले जन्म में तप किया था और तप करके यहाँ इस लोक की रक्षा की थी, लोकपाल बने थे वो, इसीलिए इसको आपका हेमकुंड साहिब कहा जाता है। उसी हेमकुंड साहिब झील के एक तट पर दूसरे ओर को आपका लक्ष्मण का छोटा सा मंदिर है और यहीं से लक्ष्मण गंगा भी निकलती है। तो ये आपका हेमकुंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नदी बेसिन में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है कोसी, यमुना, काली और रामगंगा। तो आपको पता है जो आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो आपका टोंस नदी पर है। उसके बाद फिर आपका कोसी नदी में आ जाता है। तो इसका सही आंसर कोसी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस वन प्रबंधन अधिनियम द्वारा किया जाता है? राज्य में वैसे शुरुआत में जो औषधीय पदार्थ हैं उनका संग्रहण करने के लिए भेषज संघों की स्थापना की गई थी और उन्हें 1982 के वन प्रबंधन अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां जो उस समय आपका दुर्लभ प्रजाति की नहीं थी या जिनका आपका दोहन किया जाना परमिटेबल था, उन सबके दोहन के लिए भेषज संघ को वो किया गया। भेषज संघ इसके लिए लाइसेंस जारी कर देता था और स्थानीय लोग जड़ी बूटियों का संग्रहण करके उन्हें बेच सकते थे। तो इसके लिए आपका 1982 का जो आपका प्रबंधन अधिनियम है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी जंगली की ख्याति किस क्षेत्र में है? जगत सिंह चौधरी जो आपके कहाँ रुद्रप्रयाग के कोटमल्ला गांव के निवासी हैं। जंगली इनकी उपाधि है इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने अपने, वैसे तो किसान है लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयासों से एक वन मिश्रित कृषि मॉडल निकाला जिसमें आपके वनों में ऐसे पौधों को रोपा जाना जिसमें आपका फलदार पौधे भी हों, जिससे कि जंगली जानवरों का दबाव ना हो। अगर उनको फल वनों में ही मिल जाएंगे, लोगों की आय भी सर्जित हो जाएगी और वनों का विकास भी होगा। तो इस तरीके से वनों में आपके जो फलदार पौधे हैं उनको लगाना एक तरीके से वन संरक्षण का एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है और उससे ग्रामीणों को भी बहुत तरीके के लाभ मिल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मिश्रित वन कृषि मॉडल को लॉन्च किया था। इसी के लिए इन्हें जंगली की उपाधि से नवाजा गया। अगला, कौन सी एक राज्य में उत्पादित होने की जाने वाली संतरे की प्रजाति नहीं है? देसी नागपुरी संतरा उगाया जाता है, लड्डू भी उगाया जाता है, एम्पदर भी उगाया जाता है, आजकल किन्नू भी उगाया जाने लग गया है। सफेदा नहीं उगाया जाता। सफेदा एक्चुअल में संतरे की प्रजाति है ही नहीं। सफेदा मूल रूप से फेमस प्रजाति है अमरूद की। इलाहाबादी और सफेदा सबसे ज्यादा फेमस प्रजाति है अमरूद की। तो इसका सही आंसर आपका सफेदा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है? हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है माया देवी को। इन्हीं के नाम से हरिद्वार को माया क्षेत्र भी कहा गया है। बहुत सारी जगहों पर आपके माया नाम मिलता है, हरिद्वार का माया क्षेत्र। तो माया देवी ही हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। इनका एक मंदिर भी आपके हरिद्वार में स्थापित किया गया है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? काणासर, आपका चक्राता, कैमल बैंक, मसूरी सही है। कैलाश निकेतन हरिद्वार गलत है। ये आपका ऋषिकेश होना चाहिए क्योंकि ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला के सामने 13 मंजिला मंदिर बनाया गया उसी का नाम है कैलाश निकेतन मंदिर। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? पंचकुंड बद्रीनाथ में है, बिल्कुल सही है। पंचधारा भी है, पंचशिला भी है, पंचनद नहीं है। बद्रीनाथ में केवल 2 ही नदियां हैं, एक अलकनंदा और उसकी सहायक आपका ऋषि गंगा, उसी के संगम पर बद्रीनाथ है। तो 2 नदी तो हैं, 5 नदी नहीं है, इसलिए पंचनद इसमें सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर मंदिर से प्राप्त भूदेव का अभिलेख किस सदी का है? बागेश्वर के जो आपका मंदिर है बागनाथ मंदिर, उसमें जो आपका
अभिलेख है वो कत्यूरी शासक भूदेव का है और ये आपका 9वीं शताब्दी का है, जिसमें विभिन्न शासकों का उल्लेख है और कई सारे ऐतिहासिक आपके जो गुत्थियां हैं इस आपके अभिलेख के द्वारा हमारे यहाँ सुलझाई गई हैं। तो काफी आपका महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का एक नाम बाड़ाहाट भी है, लेकिन पुराणों में बाड़ाहाट नाम नहीं है, पुराणों में इसे सौम्य काशी कहा गया है, पौराणिक नाम इसका सौम्य काशी है। अगला, उत्तराखंड में दरवाजों और चौराहों पर बनाए जाने वाले लोक चित्र कहलाते हैं। तो इसमें से आपका जो प्रकीर्ण चित्र हैं, जो दरवाजों पर बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है प्रकीर्ण चित्र। विभिन्न अवसरों पर दरवाजों पर की जाने वाली और उनकी देहरी यानी कि चौखटों पर की जाने वाली जो चित्रकारी है उन्हें प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है। ये आपका इतने ही यहाँ 21 ही क्वेश्चन है, 25 नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका इन क्वेश्चनों को आपका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे आपके जो अनुभव हैं या पीछे जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनके दृष्टिकोण से, तो इनको आप कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे संजय देव जो आपके क्लासेज हैं उसके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको पेड सीरीज लेनी है मात्र 150 रुपये में, तो हमारे ऐप एसएस स्टडी से आप ले सकते हैं। दोनों का ही लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप उठा सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको हमारी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और हमारा जो आपका टेलीग्राम है उसका भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप उत्तराखंड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। रीजनिंग हमारा छूट रहा था और हम अगले हफ्ते आपके रीजनिंग भी, एक वीडियो रीजनिंग का भी हर रोज 5-5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हम यूट्यूब के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। उसके वीडियो भी हमारे आ जाएंगे बहुत जल्द। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो कंप्लीट तैयारी है विभिन्न परीक्षाओं की, उसको करने के लिए आप जुड़े रहिए एसएस स्टडी चैनल के साथ। धन्यवाद।